बेसिकली थियोरी हमने कर ली है, थियोरी जैसा ही होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, जब लिटरेचर सब लोग लिख रहे थे, क्रिटिसिज्म की क्यों ज़रूरत पड़ी, किसने शुरू किया, वो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। ठीक है, बेसिकली क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन कैसे आता है, थोड़े से क्रिटिक्स हैं हमारे, बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड से हैं। ग्रीक क्रिटिसिज्म से हमारा क्रिटिसिज्म शुरू होता है। सो ग्रीक्स के बाद रोमन्स, कुछ कुछ रोमन क्रिटिक्स हैं 2-3, और उसके बाद हमारा एलिजाबेथन एज, फिर इंग्लिश ब्रिटिश क्रिटिक्स आ जाते हैं, और ये हमारी मॉडर्न एज तक क्रिटिक्स हमारे चलते हैं। रोमांटिक एज में कुछ थे, ठीक है, एनलाइटनमेंट एज में कुछ थे, रेस्टोरेशन एज के कुछ हैं, तो वो सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्रिटिसिज्म कैसे लोगों ने करना शुरू किया, क्या-क्या चेंजेस उसमें आए। सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में देखते हैं। क्रिटिसिज्म जो वर्ड है वो आया ही ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस से है, जिसका मतलब होता है जजमेंट। सो बेसिकली क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को जज कर रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ बुरे टर्म्स में, अच्छे टर्म्स में भी कर सकते हैं। किसी चीज़ को एनालाइज़ करना, समझना, उसके बारे में अच्छाइयाँ, बुराइयाँ बताना क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है? और एक्सीलेंसीज़ और डिफेक्ट्स दोनों चीज़ें ये बताता है कि क्या-क्या इस वर्क के अंदर, वर्क ऑफ लिटरेचर के अंदर अच्छा है, क्या बुरा है। जैसे थ्योरी के टाइम पे हमने किया था कि थ्योरी हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि ये पॉइंट ऑफ व्यू इस वर्क के अंदर है कि नहीं। बट इसमें हम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताते, इसमें हम ये बताते हैं कि ये वर्क क्या जो आज तक के बड़े ऑथर्स या क्लासिकल ऑथर्स लिख रहे हैं, उनके बेसिस पे लिखा गया है, या इसमें कुछ अच्छाइयाँ और हैं, कुछ नया ऐड हुआ है। तो वो होता है एक्सीलेंसीज़ और डिफेक्ट्स। जब हम किसी वर्क का देखते हैं तो उसको कहते हैं क्रिटिसिज्म। So, views regarding the functions of criticism and the role of criticism have kept on changing. यानी कि जब ग्रीक लिटरेचर सबसे पहले शुरू हुआ, उसके बाद क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, तो अब क्रिटिसिज्म का रोल हर टाइम चेंज होता रहा। कैसे कैसे इनिशियली क्रिटिसिज्म का काम क्या था, जब प्लेटो ने लिखना शुरू किया, अरिस्टोटल ने लिखना शुरू किया, तो उन लोगों का इसी बात पे डिबेट चलता रहता था कि जो लिटरेचर है उसमें कौन-सी चीज़ अच्छी है, कौन-सी बुरी है। उसका हिस्ट्री के साथ वो कंपैरिज़न करते रहे। प्लेटो पोएट्री को बुरा बताते रहे और अरिस्टोटल उसको डिफेंड करते रहे, ठीक है? तो पहले क्रिटिसिज़्म ये था कि हिस्ट्री अच्छी है, फिलॉसफी अच्छी है, बट पोएट्री, ड्रामा ये अच्छे नहीं हैं, इमोरल हैं, ये सोसाइटी के लिए कैसे हार्मफुल हैं। ये सारी चीज़ें इनिशियली चलती रही। फिर उसके बाद जो है एक नए तरह का क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, जिसमें कि अरिस्टोटल ने रूल्स देने शुरू कर दिए कि अगर आप पोएट्री लिख रहे हो तो इन रूल्स के ऊपर लिखोगे तो अच्छी होगी। जनरलाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? उसका इम्पैक्ट आने वाले बहुत सारे एजेस तक पड़ा। कैसे पड़ा कि हर कोई अब अरिस्टोटल को फॉलो करने लग गया। हर किसी ने ये सोचा कि अरिस्टोटल ने जो रूल्स दिए हैं उनको ही फॉलो करके अच्छी पोएट्री लिखी जा सकती है। तो अब क्या हुआ कि जो नेक्स्ट क्रिटिक्स आए, वो पहले तो पोएट्री को डिफेंड ही करते रहे। हर कोई पोएट्री के बारे में लिखता रहा कि नहीं पोएट्री बुरी नहीं है, पोएट्री बुरी नहीं है, ठीक है, पोएट्री अच्छी है। सो पोएट्री क्यों अच्छी है, वही रीज़न जैसे फिलिप सिडनी ने भी यही किया। फिलिप सिडनी ने पोएट्री को डिफेंड करना शुरू कर दिया। तो कोई भी पोएट्री के ऊपर क्वेश्चन उठाता था और ये क्रिटिक्स क्या करते थे, उसको आंसर करते थे। फिर नए रूल्स बनाए, ठीक है? जैसे कि अरिस्टोटल ने बोला कि ट्रेजेडी कैसे लिखी जानी चाहिए, एपिक पोएट्री क्या है, क्या एपिक अच्छा है या ट्रेजेडी अच्छी है? तो इस तरह से क्रिटिसिज्म एक अलग लेवल पे चल रहा था। धीरे-धीरे जैसे-जैसे एजेस बढ़ती गई, तो ये समझ में आने लगा कि जिस टाइम पे अरिस्टोटल था, जिस टाइम पे प्लेटो था, उस टाइम की जो पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल सिनेरियोज़ अलग थे। शायद जो उन्होंने उस टाइम पे कहा, वो आज भी फॉलो करने की हमें ज़रूरत नहीं है ना? सो ये हर सोसाइटी में होता है। कोई चीज़ किसी एज में शुरू होती है, जैसे कि घूंघट करना, है ना? या पर्दे में रहना। हर रिलीजन में कभी ना कभी ये शुरू हुआ। हम मुस्लिम रिलीजन में देखते हैं कि ये चीज़ बहुत फ़ेमस है, बट हिंदू धर्म में भी या और भी धर्मों में ये चीज़ कहीं न कहीं थी, घूँघट करना, पर्दा करना।
क्यों ज़रूरी था? शायद उस टाइम की सिचुएशंस इस चीज़ की डिमांड कर रही थी, है ना? तो हिंदू रिलीजन में ये माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे क्रूअल किंग्स थे, जो किसी भी बहू-बेटी को उठा के ले जाते थे, है ना? सो दे यूज्ड टू थिंक दैट दे आर द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी है उनकी और उनका हक है उनके ऊपर। सो इसी रीज़न से और बहुत सारे रीज़न से कोई चीज़ शुरू हुई। बट क्या होता है कि लोग ना फिर उस चीज़ को एक रूल बना लेते हैं। जो अब वो राजा नहीं रहे, अब वो सिचुएशन नहीं रही, तो अब हमें उस तरह से घूँघट करने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ क्रिटिसिज़्म में हुई। तो अब जो न्यू क्रिटिक्स थे या जो नए पोएट्स थे, नए ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम यूनिटीज़ के साथ स्टिक रहें। यूनिटीज़ क्या है? अरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट दिया था यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम आज भी टाइम, प्लेस और एक्शन की यूनिटी के साथ स्टिक रहें। ज़रूरी नहीं है कि हम प्ले उस हिसाब से लेके जैसे अरिस्टोटल ने बोला है। क्योंकि जिस टाइम पे उन्होंने बोला था उस टाइम के लोगों का मेंटल सेटअप अलग था, उस टाइम के लोगों की सोच अलग थी। तो इस तरह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो क्रिटिसिज़्म में चेंजेस आते रहे। अब कुछ क्रिटिक्स क्या कर रहे थे, यही रेगुलेशंस ही दे रहे थे कि अच्छी पोएट्री कौन-सी है। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें, जब रोमांटिक क्रिटिसिज़्म आया, तो उन्होंने क्या कहा कि पोएट्री कैसी होनी चाहिए, पोएट्री नेचर के ऊपर होनी चाहिए, पोएट्री सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, है ना? और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सिंपल लैंग्वेज में होगी तो वो पोएट्री कैसी, उसके अंदर रिदम होनी चाहिए, राइम होनी चाहिए, डिक्शन होना चाहिए। तो ये सारे जो बिलीफ्स हैं हम इन डिटेल पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। ये एक ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ। कॉलरिज ने भी कहा, कॉलरिज अनदर पोएट क्रिटिक मेड माइन्यूट एंड सटल स्टडीज ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोएटिक क्रिएशन कि कैसे पोएट्री बनती है, कैसे जो पोएट्रिक कॉम्पोजिशन है उसके क्या-क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। एसटी कॉलरिज ने वो दिए, फैंसी क्या है, इमेजिनेशन क्या है। मैथ्यू आर्नोल्ड और टीएस एलियट जो लास्ट क्रिटिक्स हम जिनको मानते हैं, उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, उसके बाद थियरीज शुरू हो जाती हैं। न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फिर वो सारी चीजें शुरू हो जाती है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो मैथ्यू आर्नोल्ड जो विक्टोरियन एरा में थे, उन्होंने क्या कहा, क्रिटिसिज्म इज द एंड्योर टू लर्न एंड प्रोपगेट द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। कि क्रिटिसिज्म क्या है कि हम बेस्ट जो थॉट्स हैं उनको अप्लाई करें किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को पढ़ने के लिए। तो इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिक्स हुए। मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है। इसके बाद हम चलते हैं ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक क्रिटिसिज्म के ऊपर। जो सबसे पहले ग्रीक क्रिटिसिज्म आया था, ग्रीक क्रिटिसिज्म में हम 3 लोगों को पढ़ते हैं, सोक्रेट्स, प्लेटो एंड अरिस्टोटल। तीनों ही एक दूसरे से लिंक्ड हैं। सोक्रेट्स सबसे पहले हुए, उनके स्टूडेंट थे प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट थे अरिस्टोटल। बट सोक्रेट्स और प्लेटो के कहीं ना कहीं व्यूज मैच करते हैं, बट जो अरिस्टोटल हैं वो अपने ही गुरु के अगेंस्ट एक तरह से हम कह सकते हैं विचार रखने लगे। उनको लगने लगा कि नहीं, जो प्लेटो कह रहे हैं वो सही नहीं है। सबसे पहले अगर हम सोक्रेट्स की बात करें, सोक्रेट्स से जनरली क्वेश्चन नहीं आता। पहले कभी एक क्वेश्चन आता था कि जो प्लेटो हैं वो किसके डिसाइपल थे। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, तो ये क्वेश्चन नहीं आता है। बट स्टिल हमें अगर ग्रीक क्रिटिसिज्म को समझना है तो सोक्रेट्स को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। सोक्रेट्स का बर्थ जो है एथेंस में हुआ था 469 बीसी। एडी और बीसी का डिफरेंस आपको पता होगा। ये बीसी है, इसमें उल्टे चलते हैं ईयर्स, 469, 468, 467 इस तरह से। जैसे अभी सीधे चलते हैं ना 2001, 2, 3, 4, 5, इसमें उल्टा चलता है। ठीक है। 469 बीसी में इनका बर्थ एथेंस में हुआ था और ये एथेनियन आर्मी में एक सोल्जर थे। इनके फादर एक स्टोन मेसन थे। इनको फिलॉसफी का फादर माना जाता है। चाहे दुनिया की कोई भी फिलॉसफी है, किसी भी धर्म में है, कहीं भी है, सबके लिए इनको फादर ऑफ फिलॉसफी कहा गया है। पूरी दुनिया में इनको पढ़ा जाता है। आज भी अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, सोशल स्टडीज पढ़ें, सोशल साइंस पढ़े, सोशियोलॉजी पढ़े, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े, आपको हर जगह सोक्रेट्स का एक चैप्टर जरूर मिलेगा। एरिस्टोटल का, प्लेटो का एक चैप्टर जरूर मिलेगा, है ना? जैसे हिंदी में इनको सुकरात कहते हैं और अरिस्टोटल को अरस्तु कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये फेमस ऑथर्स हैं। तो फादर ऑफ फिलोसफी इनको कहा जाता है। इन्होंने खुद कभी कोई वर्क नहीं लिखा,
ठीक है? ये सिर्फ एक ओरेटर की तरह थे, मतलब जो बोलते हैं, ठीक है? तो ये सिर्फ बोलते थे, अपनी चीज़ें समझाते थे। जो इनके स्टूडेंट्स थे, जो इनको फॉलो करते थे, इनके रिलेटिव्स, इनके फ्रेंड्स, उन्होंने लिखा। इन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा, इनकी कोई भी बुक नहीं है कि हम कह दें कि अच्छा सुकरात ने या सोक्रेट्स ने ये बुक लिखी है। सोक्रेट्स ने कुछ नहीं लिखा। तो जो भी इनके आइडियाज़ थे, वो इनके स्टूडेंट्स ने लिखे, जिसकी वजह से दुनिया को पता चला कि अच्छा सोक्रेट्स भी कोई है। सपोज करो कि सोक्रेट्स लिखते, तो सोक्रेट्स के बारे में कितना हमें पता चलता, क्योंकि किसी ने क्या लिखा है ना, किसी ने कितना समझा उतना ही लिखा। तो जितना लोगों ने समझा उतने में भी ये इतने फेमस हो गए कि आज तक भी इनको पढ़ा जाता है। सो प्लेटो ने बहुत इस चीज में हेल्प की है दुनिया की, कि प्लेटो ने अपने मास्टर के जो भी आइडियाज उन्होंने सीखे समझे, उनको अपने वर्क्स में लिखा। तभी हमें ज्यादातर सोक्रेट्स के बारे में पता है, थ्रू प्लेटो। सो बहुत साल पहले पहले क्या होता था, चाहे इंडिया की बात करें, चाहे किसी भी कंट्री की बात करें, कुछ सियाने लोग होते थे। सियाने लोग मतलब वाइज लोग, है ना, जिनको हम ये कह देते हैं कि हमारे इंडिया में जैसे हम कह देते हैं कि पहुंचे हुए ऋषि हैं। तो वो जो भी एक वो करते हैं ना, भविष्यवाणी करते हैं, उसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं कि अगर इन्होंने भविष्यवाणी की है तो सच होगा। जैसे महात्मा बुद्ध के केस में उनके लिए भविष्यवाणी हुई थी कि जो अ, राजा शुद्धोधन है, उनके घर जो पुत्र पैदा होगा, या तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर वो एक चक्रवर्ती, एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस साधु बनेंगे, है ना, जिनको पूरी दुनिया वो फॉलो करेगी। तो वो सच भी हुआ। इसी तरह से वहां पे ओरेकल्स कहा जाता है उन लोगों को, जैसे हमारे यहाँ पहुंचे हुए ऋषि कह देते हैं, एथेंस में ओरेकल्स कहा जाता था। सो ओरेकल्स ने एक बार कहा था कि सोक्रेट्स जो है दुनिया के सबसे वाइजर लोगों में जाने जाएंगे, इनसे ऊपर कोई नहीं होगा। इस बात को लेके लोगों को बहुत ही कन्फ्लिक्ट रहता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक स्टोन मेसन का बेटा, जो एक सिंपल सा सोल्जर है, उसको इतने हाई टर्म्स में कोई ओरेकल कैसे कह सकता है। ठीक है। अब ये बात आती है कि सोक्रेट्स ने कहा कि इंटेलिजेंट कौन है, वाइज कौन है। वाइज वो है जो ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता। वाइज वो नहीं है जो कहता है कि मैं इस दुनिया का सारा सच जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। राइट। सो ये सिर्फ कौन कह सकता है, गॉड कैन ओनली से दिस। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है ना, दैट आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, कि सारी चीजें मेरे से ही निकलती हैं, मेरे में ही मिंगल हो जाती हैं। तो वो कह सकते हैं। बट अगर कोई इंसान ये कह रहा है तो वो ईगो है। ठीक है, वो सबसे बड़ा इग्नोरेंट है। तो ये एक मेन आइडिया था सोक्रेट्स का कि विजडम क्या है। जब आप ये जानते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, दिस वर्ल्ड इज ह्यूज, इट मीन्स यू आर वाइज। आप किसी एक आइडिया पे स्टिक नहीं रह जाते। तो अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई, एथेंस में बहुत सारे हाई क्लास लोग रहते थे। ठीक है, हाई क्लास लोग और रिलीजन, दो चीजें बहुत पॉपुलर थी। रिलीजन को लोग बहुत ही कट्टरता से मानते थे। तो इन्होंने सवाल उठाना शुरू किया, रिलीजन के ऊपर नहीं, जो लोगों के मन गढ़ंत विश्वास थे, है ना। तो इन्होंने डाउट्स उठाने शुरू किए। अगर कोई कहता था कि हाँ, सपोज मैं एक एग्जांपल से बात करते हैं, सपोज मैं एक भगवान शिव की मूर्ति लेके आऊं और सोक्रेट्स के सामने रखूं और मैं बोलूं कि ये भगवान है, राइट। सो वो इस चीज के ऊपर सवाल करेंगे कि अगर ये भगवान है तो मैं तो इसको तोड़ भी सकता हूँ, इस मूर्ति को मैं तोड़ भी सकता हूँ, क्या भगवान को कोई तोड़ सकता है, राइट। सो जो अंधविश्वास वाले विश्वास होते हैं कि एक मूर्ति को भगवान मान लेना, या किसी भी ऐसी चीज में बिलीव कर लेना जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकती है, राइट। तो मैं ये नहीं कह रही कि मूर्ति को पूजना गलत है, वो एक आस्था का केंद्र होती है। बट स्टिल उन्होंने ऐसी ऐसी चीजों को चैलेंज किया जो सोसाइटी में उन्हें लगता था कि शायद इसको चेंज करने की जरूरत है ना। तो हर सोसाइटी में कुछ ऐसे फ्लॉज होते हैं जिनको चेंज किया जाना जरूरी है। तो ये क्या करते थे, जो भी जैसे सपोज कोई फेक इंसान है, फेक लोग, जैसे हमारे यहाँ पे भी इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि वो आपको भगवान से मिला सकते हैं ना। बहुत सारे ऐसे टीवी पे गुरु आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेती, और बहुत सारे गुरु आते हैं जिनकी बाद में पोल खुलती है, जिनको बाद में जेल हो जाती है, राइट, जिनके बारे में पता चलता है कि ये ठग हैं।
तो ये उन लोगों के पास जाते थे, उनसे सवाल जवाब करते थे, उनको चैलेंज करते थे कि तुम मेरे साथ डिबेट में आओ, तुम मुझे ये चीज बताओ कि तुम जो कह रहे हो वो कैसे सच है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने नॉलेज को बांटना शुरू किया और ये कहते थे कि जो नॉलेज है, जो ट्रू नॉलेज है वही सच है। बिलीफ एक टाइम गलत हो सकता है ना। एक बिलीफ, कुछ लोगों का बिलीफ हो सकता है, यूनिवर्सल नहीं हो सकता, बट नॉलेज यूनिवर्सल होती है। कैसे? अगर मैं कहूँ कि सूर्य इस दिशा से निकलेगा, तो वो क्या हो गया? नॉलेज होगी, दैट इज द ट्रूथ, राइट। वो सारे लोगों के लिए सेम होगा। बट अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी ऐसी बात कहूँ जो सबके लिए सच ना हो, वो कहते हैं कि वो बिलीफ है ना। जैसे अब रिलीजन को हमने डिवाइड कर लिया है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। बट ट्रूथ क्या है? दैट वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट। हमने अपने खुद खुद के कुछ रीजंस की वजह से, कुछ अपने बेनिफिट्स की वजह से अपने आप को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। बट सोक्रेट्स कहते हैं कि जो बिलीफ है वो कभी कभी हार्मफुल हो सकता है, और जो बिलीफ है वो कुछ लोगों का होता है, ठीक है। ये इनकी मेन फिलॉसफी थी। तो अब क्या हुआ कि एथेंस के लोगों को लगा कि ये तो रिलीजन से ही लोगों को अलग कर देंगे, डेविएट कर देंगे। जैसे कि अगर एक एग्जांपल से समझे, जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, तो उनको एक रियलिटी पता चली, दैट हु ह्यूमन बीइंग्स आर। जो ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं कि मैं 108 बार गंगा में डुबकी लगाऊंगा, भगवान मुझे पेपर में पास करा देना, ठीक है, या फिर मैं इतने व्रत करूंगा, मुझे ये दिलवा देना, मेरी नौकरी लगवा देना। तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि अगर आप लॉजिकली समझें तो ऐसा करने से कुछ नहीं मिलेगा, राइट। उन्होंने क्या कहा कि हम कौन हैं पहले ये जानना पड़ेगा। तो उन्होंने खुद तो घर बार त्याग ही दिया था, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करा कि वो इस रास्ते पे चले, सच के रास्ते पे चले, वो इस मोह माया जो कि झूठ है हमारे आसपास उससे बचे। तो लोगों ने क्या किया, उनको ये समझ आने लगा कि ये इंसान गलत है, ये सारे समाज को सन्यासी बना देगा, तो समाज चलेगा कैसे। तो बहुत सारे लोगों ने उनको अपोज किया, बट वो शायद उस अपोज को फिर भी लोगों को समझा पाए और आज उनको पूजा जाता है। बट सोक्रेट्स के केस में क्या हुआ? सोक्रेट्स के केस में भी लोगों को लगा कि ये लोगों को डेविएट कर रहा है, ये समाज को पथभ्रष्ट कर रहा है, यूथ को मिसलीड कर रहा है, और इसको सजा देनी चाहिए। तो तब उनको फिर सेंटेंस टू डेथ की सजा मिली और सोक्रेट्स को मार दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे सोक्रेट्स की डेथ होने के बाद प्लेटो की कहानी शुरू होती है कि प्लेटो ने कैसे अपने टीचर को डिफेंड किया, लोगों को बताया कि वो क्या कहना चाह रहे थे। जो वो कहना चाह रहे थे शायद कोई समझा ही नहीं, बाद में लोगों को रिग्रेट होता है कि उन्होंने ये क्या कर दिया। सो सोक्रेट्स का टीचिंग मेथड है जो बहुत फेमस है, जिसके बारे में अगर आया तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो आगे हम कंपैरिजन के लिए इस टीचिंग मेथड को यूज करेंगे। सो टीचिंग मेथड में वो क्या करते थे, वो कभी भी ऐसे बैठ के लेक्चर नहीं देते थे जैसे आजकल की क्लासेस में होता है। वो क्या करते थे, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू समझाते थे, राइट। जैसे कि अगर उनका कोई डिसाइपल है, वो कुछ जानना चाहता है, तो वो उसको ऐसे नहीं कि सीधा बता देंगे, वो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे और उनसे पूछेंगे कि अच्छा इसका मतलब बताओ। सपोज मुझे आपको ये समझाना है कि भगवान क्या है, राइट। सो मैं आपसे क्या पूछूंगी कि अच्छा भगवान क्या है, पहले आप ही आंसर दो। आप हो सकता है ये आंसर दे दो कि भगवान एक यूनिवर्सल पावर है, तो वो उस क्वेश्चन में से एक नया क्वेश्चन निकालेंगे, फिर एक नया क्वेश्चन निकालेंगे। तो क्वेश्चंस के थ्रू आपके सारे भ्रम क्लियर होते जाएंगे, जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे, और आप एक दिन क्वेश्चन 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 के बाद एक सच, एक जो उस क्वेश्चन का आंसर है वहां तक पहुंच जाओगे। तो ये टीचिंग मेथोडोलॉजी ये यूज करते थे। आज के टाइम पे इस टीचिंग मेथोडोलॉजी को यूज करना इंडिया में थोड़ा मुश्किल है, जबकि ये बेस्ट मेथोडोलॉजी होती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, स्कूल में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस मेथोडोलॉजी को अब यूज कम ही किया जाता है। बट अगर कोई पूछे कि वो कैसे पढ़ाते थे, वो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाते थे, ठीक है। सोक्रेट्स के बाद फिर हम पढ़ेंगे प्लेटो को।
प्लेटो के बारे में हम अगर जाने तो प्लेटो ने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। इन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूशन शुरू किया था, एक स्कूल कह सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो जिसका नाम था अकेडमी, राइट? सो प्लेटो भी कौन थे? प्लेटो एक फिलोसोफर थे, आइडियलिस्ट थे, जिनका जन्म अगेन एथेंस में हुआ था 427 बीसी में। और ये उनके डिसाइपल थे सोक्रेट्स के, ठीक है? उनको फॉलो करते थे, उनके पास पढ़ने जाते थे, उनसे नॉलेज लेते थे। अब जिस टाइम पे प्लेटो जिंदा थे, जिस टाइम पे प्लेटो रह रहे थे, उस टाइम पे पॉलिटिकल डिक्लाइन चल रहा था। पॉलिटिकल डिक्लाइन क्या होता है? जब राजनीतिक शक्तियां जो हैं, जो राजनीति है देश की, जो रूल कर रहे हैं देश के ऊपर, वो वीक पड़ जाता है, वो कंट्री को उस तरह से हैंडल नहीं कर पाते, राइट? सो पॉलिटिकल डिक्लाइन चल रहा था। जो सोशल एलीट पीपल कौन होता है? एरिस्टोक्रेटिक लोग, वो उस टाइम पे रूल कर रहे थे, उनको कहते थे ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का रूल था ग्रीस में, ग्रीस का ही एक पार्ट है एथेंस, ठीक है? तो एलीट लोग जो है वो मोनोपोली थी उनकी, जिसकी वजह से जल्दी ही वहां पे डेमोक्रेसी शुरू हो गई। जहां पे अमीरों की डेमोक्रेसी होने अमीरों की मोनोपोली होने लगती है, फिर वहां पे डेमोक्रेसी आ ही जाती है, राइट? क्यों डेमोक्रेसी आ जाती है? क्योंकि देखो, अगर कम्युनलिज्म आ जाएगा तो कम्युनलिज्म क्या कहता है कि सब कुछ बांट दो, बट अमीर लोग क्या कहते हैं कि हम जितना चाहें उतना कमा सके, ठीक है? और हर किसी को ये परमिशन होनी चाहिए कि जो जितना चाहे वो कमा सके। तो इसी वजह से अमीर और गरीब की खाई आती है। कभी भी देखना, किसी भी डेमोक्रेसी में अमीर गरीब की खाई हमेशा रहेगी। जो कुछ लोग हैं वो बहुत अमीर होंगे, कुछ लोग हैं वो बहुत गरीब होंगे। फिर एक मिडिल क्लास भी होती है डेमोक्रेसी में, ठीक है? तो इस तरह से सेटअप था। प्लेटो से पहले जो है ग्रीस की हालत बहुत अच्छी थी। बहुत सारे क्लासिकल वर्क्स लिखे जा रहे थे, जिसको हम पढ़ते हैं, होमर को पढ़ते हैं, वर्जिल को पढ़ते हैं। तो इस तरह के वर्क्स उस टाइम पे लिखे जा रहे थे। लिटरेचर अपने पीक पे था, बट जैसे ही प्लेटो का टाइम आया, वो जो टाइम था उसमें धीरे-धीरे जो है लिटरेचर का डिक्लाइन होता गया। कैसे डिक्लाइन होता गया? पहले हाई क्लास लोग लिख रहे थे, हाई क्लास मतलब पैसे वाले नहीं, मतलब जो अच्छे रिनाउंड ऑथर्स थे वो लिख रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ, छोटे ऑथर्स ने भी लिखना शुरू किया और उन्होंने अपने वर्क को इम्प्रेसिव और सुंदर बनाने के लिए कुछ भी इमोरालिटी, करप्शन, कुछ भी डालना शुरू कर दिया। इमोरालिटी कैसे? उन्होंने गॉड्स को एज अ ह्यूमन बीइंग यूज करना शुरू कर दिया। तो अगर आपने बहुत सारे ग्रीक लिटरेचर के बारे में कभी भी सुना है, तो उसमें आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स हैं, ठीक है? गॉड ऑफ पोइट्री, गॉड ऑफ लाइट, जैसे कि हम शेक्सपियर के प्लेज में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे गॉड्स हैं, है ना? जैसे मिडनाइट मिडसमर ड्रीम में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें गॉड एंड गॉडेस हैं, वो आते हैं, ठीक है? और वो कैसे लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस तरह का करप्शन हो रहा था उस टाइम के लिटरेचर पे कि लोग जो है गॉड को ही अनफेवरेबल लाइट में दिखा रहे थे। गॉड क्या है? गॉड को हम मानते हैं परफेक्ट, ठीक है? अगर गॉड में ही ह्यूमन बीइंग्स वाले ट्रेट्स आ जाएंगे, जेलसी, गुस्सा, तो क्या होगा? वो लिटरेचर करप्ट हो जाएगा। तो इस तरह के काम चल रहे थे। इसी वजह से प्लेटो को लगा कि अब क्रिटिसिज्म की जरूरत है। जो लोग सही नहीं लिख रहे, उनको क्रिटिसाइज करना जरूरी है। इवन होमर को भी कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि उन्होंने गॉड को अनफेवरेबल लाइट में दिखाया है। अब क्या हो गया, ड्रामा और पोएट्री उस टाइम पे लिखा जा रहा था, तो प्लेटो कहते हैं और बहुत सारे क्रिटिक्स उस टाइम के कह रहे थे कि अब जो ड्रामा है और पोएट्री है वो सोसाइटी के लिए डेंजरस बनते जा रहे हैं। क्योंकि अगर ड्रामा होंगे, ड्रामा इंटरेस्टिंग होता है, लोग उसको देखने जाएंगे, उसको फॉलो करेंगे। जब उसको फॉलो करेंगे तो वैसे ही ट्रेड्स सोसाइटी में आएंगे। तो इससे क्या होगा? सोसाइटी करप्ट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अब पोएट्री के ऊपर बैन करना चाहिए, ड्रामा के ऊपर बैन करना चाहिए, अगर अच्छी कंट्री हमें चलानी है। तो किस चीज को बढ़ावा देना चाहिए? फिलॉसफी को, ठीक है? सॉक्रेट्स भी यही मानते थे कि एक फिलॉसफर है जो वही इस दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट है। और प्लेटो भी ये मानते थे कि जिसको फिलॉसफी का ज्ञान है, जिसके अंदर फिलॉसफर बैठा है, वो ही एक कंट्री को रूल कर सकता है। जो पोएट्स हैं वो कंट्री को रूल नहीं कर सकते। और पोएट्री जो है लाइज है, इमिटेशन है,
ठीक है। तो पोइट्री के ऊपर इनके व्यूज हम देखेंगे। ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है। अब प्लेटो ने क्या करा, करेज के बारे में, हीरोइज्म, मैग्निफिसेंस के बारे में लिखना शुरू किया। उन्होंने लोगों को कहा कि पोएट्री मत लिखो, पोएट्री को फॉलो मत करो, ठीक है। तो अब इन्होंने सोक्रेट्स के बारे में अपने बुक्स में लिखना शुरू किया और इनके डिसाइपल अब हुए अरिस्टोटल। अरिस्टोटल इनके पास पढ़ने आए क्योंकि इन्होंने अपनी एक एकेडमी शुरू की थी जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स आते थे। वो लोग क्या पढ़ते थे, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, इस तरह के सब्जेक्ट्स वहां पे पढ़ाए जाते थे ताकि लोगों के अंदर विजडम आए, लोग इस कंट्री को एक अच्छी कंट्री बना सके, ठीक है। अब इनका राइटिंग स्टाइल क्या था, जैसे कि सोक्रेट्स का राइटिंग स्टाइल था, वो क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाते थे या बताते थे। इनका राइटिंग स्टाइल था डायलॉग फॉर्म में। तो ये क्या करते थे, अपने सारे वर्क्स में दो कैरेक्टर्स को उठाते थे, उनके डायलॉग्स के थ्रू अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाते थे लोगों को। तो इनके राइटिंग्स डायलॉग फॉर्म में है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है और रिपीट भी हो सकता है कि प्लेटो कैसे फॉर्म में लिखते थे, वो डायलॉग फॉर्म में लिखते थे, ठीक है। अभी रिसेंटली भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। सो कैरेक्टर्स डिबेट कर रहे हैं। अब इनके वर्क्स को हम देखें तो इनके वर्क्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली वर्क्स, मिडिल वर्क्स और लेट वर्क्स, ठीक है। सो अर्ली वर्क्स में सबसे पहला वर्क है अपोलॉजीज। अपोलॉजीज से नाम से ही पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं, इसमें सोक्रेट्स को डिफेंड कर रहे हैं। ये ग्रीक के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने सोक्रेट्स मेरे गुरु के साथ किया वो गलत था, सोक्रेट्स अपनी जगह पे सही थे। तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने 2 कैरेक्टर्स इसमें बनाए। सोक्रेट्स मेन कैरेक्टर है और दूसरा जो है एथेनियन कोर्ट को रखा। एथेनियन कोर्ट में एक वकील को रखा एक तरह से। सो उन्होंने ये दिखाया, पहले तो सोक्रेट्स के ऊपर उस वर्क में चार्ज लगाया कि तुम एक सोसाइटी को डेविएट कर रहे हो, यंगस्टर्स को खत्म कर रहे हो, रिलीजन के ऊपर तुम क्वेश्चन उठा रहे हो, तुम्हारे जो बिलीफ्स हैं वो गलत हैं। बट फिर क्या होता है, ये अपने वर्क में डिफेंड करते हैं और सोक्रेट्स के व्यूज को इन डिटेल एक्सप्लेन करते हैं कि जो सोक्रेट्स ने बताया वो ये था और आप लोगों ने उसको ये समझा, ठीक है। तो वो गलत नहीं थे और वो इस तरह से एथेंस के लोगों से एक तरह की अपोलॉजी चाहते हैं जो उन्होंने सोक्रेट्स के साथ किया, ठीक है। तो ये वर्क हो गया अपोलॉजीज। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट हाँ इस वर्क के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इसमें रेज हुए हैं इसके बारे में आ सकता है। सेकंड है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक में प्लेटो बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, एक गुड गवर्नमेंट कैसे बनाई जा सकती है, कौन गवर्नमेंट को लीड करे। जैसे हमारे यहाँ राजा कौन है, मोदी जी, राइट। अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। सो मोदी जी इज लीडिंग। तो वो कहते हैं कि एक कंट्री को कौन लीड कर सकता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो इन्होंने बताया है। और विश्वास नहीं करोगे, जब आप इसको पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि आज दुनिया में मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉलोइंग दिस थिंग, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस थिंग एज इट इज नहीं, बट कुछ ना कुछ पोर्शन रिपब्लिक से हर पॉलिटिकल कंट्री में उठाया जा रहा है। तो वो क्या है, ये अगेन सोक्रेट से इंस्पायर्ड है, ठीक है। बुक सोक्रेट्स के आइडियाज के ऊपर बेस्ड है, सोक्रेट्स भी यही मानते थे। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली सोक्रेट्स के आइडियाज हैं। अब इन्होंने कहा है कि विजडम, करेज, जस्टिस, टेम्परेंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए एक राजा को चूज करने से पहले। कंट्री के अंदर ये मेक श्योर करना चाहिए कि उसके अंदर इन सारी चीजों की समझ हो, वो करेजियस हो, वाइज हो। वाइज कैसे होगा, अगर वो फिलोसोफर होगा। उसको जस्टिस के बारे में पता होना चाहिए, उसका टेम्परेंस कैसा है, वो सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके अलावा वो क्या कहते हैं कि एथेंस के लोगों को 18 साल की उम्र तक एथलेटिक्स की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। 2 साल हर इंसान के लिए मिलिट्री में लगाना जरूरी होना चाहिए। 10 साल तक हर इंसान को मैथ्स पढ़ाना चाहिए। 5 साल तक डायलेक्ट पढ़ाना चाहिए, राइट। तो ये एजुकेशन होनी चाहिए और 35 साल की उम्र तक सारा कुछ करने के बाद उस इंसान को, उस सिटीजन को एक टीचर बन जाना चाहिए। अब 35 से 50 साल की उम्र तक उसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उसकी सारी चीजें रिवाइज होती रहेंगी और वो एक इंटेलेक्चुअल बन जाएगा।
50 साल की उम्र के बाद वो रेडी है इस कम्युनिटी को लीड करने के लिए, ठीक है? तो इस प्रोसेस से अगर कोई आ रहा है तो उसे ही राजा बनाना चाहिए, उसे ही सारी पावर्स कंट्री की देनी चाहिए। तो एक सीनियर मेंबर को जो कि फिलॉसफिकल हो, उसको ही कंट्री का कार्यभार देना चाहिए। ही एंड हिज टीचर बिलीव्ड दैट ओनली अ फिलॉसफर कैन बी अ ग्रेट किंग। तो ये बार-बार यही मानते थे कि किंग के अंदर फिलॉसफिकल पावर होनी ज़रूरी है। फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी है जैसे कि हम इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो, इंडियन फिलॉसफी क्या है कि लॉजिकल रीज़निंग आपको आनी चाहिए। लॉजिक क्या होता है? ये आप पेपर 1 में भी पढ़ेंगे। अब इंडियन गवर्नमेंट ने लॉजिकल रीज़निंग एक सेक्शन रखा है, पहले वो यूजीसी नेट में नहीं होता था। जिससे कि अगेन मैं कह रही हूँ कि जो प्लेटो के व्यूज़ हैं कि लॉजिक आना चाहिए, फिलॉसफर होना चाहिए हर इंसान के अंदर, वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वो चीज़ें अब हर कंट्री इनकलकेट करने की कोशिश कर रही है। तो हमारे लिटरेचर, हमारे यूजीसी नेट के पेपर में भी लॉजिकल रीज़निंग रखी गई है, जिसमें ये बताया जाता है कि ध्यान क्या है या इंसान किस लेवल से काम करता है, उसका मेंटल लेवल कैसे डेवलप हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है? एक पूरा सेक्शन है ये। इसके अलावा इनके वर्क्स हैं इयॉन, जॉर्जियस, सिम्पोजियम एंड फेडरस। इनके ऊपर डेप्थ में क्वेश्चन आज तक आए नहीं हैं, बट हाँ, वर्क्स पूछे जाते हैं। इयॉन किसने लिखा है, ये पूछा जा सकता है। जॉर्जियस किसने लिखा है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। टाइटल के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये 6 वर्क्स आपको करने हैं, जिसमें रिपब्लिक हमें डिटेल में करना है, अपोलॉजीज़ के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। अब इन्हीं वर्क्स के अंदर, रिपब्लिक के अंदर इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया है, एलिगरी ऑफ केव। एलिगरी ऑफ केव क्या है वो हम डिटेल में समझेंगे। एक पिक्चर मुझे आप लोगों को शो करनी थी, मैंने निकाली नहीं। एक सेकंड। गाइस आपको स्क्रीन पे क्या-क्या दिख रहा है? जो दिख रही है। डॉक्यूमेंट और पिक्चर दोनों दिख रहे हैं? यस मैम। ठीक है। ठीक है, सो ये एक पिक्चर है जिसके थ्रू हम एलिगरी ऑफ केव को समझ सकते हैं, ठीक है? एलिगरी ऑफ केव क्या है? जैसे कि हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या कहा जाता है कि ये जो दुनिया है माया है, राइट? कहा जाता है ये कि ये जो दुनिया है ये मोह माया है और इसके पार एक दुनिया है, यानी कि जो सच्चाई है वो कुछ और ही है। इसी तरह से प्लेटो ने ये चीज़ कही कि जो दुनिया में हम लोग सब बंधे हुए हैं, वो एक मोह माया की दुनिया है, ठीक है? तो उन्होंने एक ये सारे डॉक्यूमेंट में मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, बट इसको मैं इस पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। तो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? एक वॉल है, जिसके पीछे कुछ ये राक्षस जैसे लोग हैं, जो कुछ वो स्टिक्स के ऊपर कुछ लेके खड़े हैं, ठीक है? वॉल के उस तरफ कुछ लोग हैं, ठीक है? जो बैठे हैं और वो पीछे इन राक्षसों के पीछे क्या है? एक आग जली हुई है ना? दिख रही है ना? ये आग जो जली हुई है, इसके कारण जो ये पिक्चर्स ऊपर है, इसकी रिफ्लेक्शन इस दीवार के उस तरफ पड़ रही है
और जो ये लोग दीवार के उस तरफ बैठे हैं वो इन रिफ्लेक्शंस को देख पा रहे हैं। क्लियर? यही हमें दिख रहा है इस पिक्चर में। और एक आदमी जो है वो ऊपर केव के बाहर खड़ा है, ठीक है, वो देख रहा है। ये इस पिक्चर है, ये है एलिगरी ऑफ केव। अब प्लेटो कहना क्या चाह रहे हैं? प्लेटो कह रहे हैं कि जो इंसान है, जो इस दुनिया में सब लोग हैं, वो एक वॉल के साथ बैठे हैं, ठीक है? जो ये वॉल है, इसके इस तरफ की दुनिया हमारी रियल दुनिया है, जो हम समझते हैं कि हमारी रियल दुनिया है। और जो ये लोग हैं, वो कौन है? वो हम हैं। ये लोगों को गले से गले में पट्टा बांध के और टाइटली यहाँ पे बिठाया गया है ताकि हमारी गर्दन इधर-उधर मूव ना करे, ठीक है? ये लोग क्या देख रहे हैं? इल्यूजन देख रहे हैं। इल्यूजन क्या है? जो पीछे कुछ लोगों ने इमेजेस पकड़ी हुई हैं, उसी का रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रहा है, राइट? सो प्लेटो कहते हैं कि जो इस दुनिया में हम रह रहे हैं और जो भी हम देखते हैं, वो क्या है? मोह माया है, वो रिफ्लेक्शन है, ठीक है? वो एलेगरी ऑफ केव के थ्रू हमें समझाना चाहते हैं कि जो भी हमारे आसपास चीजें हमें अपनी रियल आईज से दिखती हैं, वो क्या है? रिफ्लेक्शन है। और जब ये लोग जो हैं बात करते हैं, इनकी आवाज इस गुफा में गूंजती है, तो वो उनको लगता है कि जो इमेजेस हैं उनसे आवाज आ रही है, राइट? तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब प्लेटो क्या कह रहे हैं? प्लेटो कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों में से अगर कोई फिलॉसॉफिकल माइंड, बेंट माइंड रखता है, तो वो क्या करेगा? वो उन चेन्स को जिसमें ये लोग बंधे हुए हैं, उसको खोल के इस केव से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और जब वो बाहर निकलने के लिए मुड़ेगा, इस जगह से ध्यान हटा के इधर-उधर देखेगा, तो उसे समझ में आएगा कि ये जो इमेजेस हमें दिखाई दे रही हैं, ये मियर रिफ्लेक्शन है, ऐसा कुछ भी असली में नहीं है। और ये केव से बाहर जाएगा और असली रियल दुनिया देखेगा, ठीक है? अब इसको एक आसान टर्म्स में समझते हैं। अगर आपने अपने घर में अपने बड़ों को रिलीजन के बारे में या टीवी में रिलीजन के बारे में सुना होगा, तो रिलीजियस लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये दुनिया मोह माया है, अगर हम अपने अंदर झाँकते हैं तो हमें वहाँ भगवान दिखेगा। तो अगर हम गुरु नानक देव जी की बात करें, जीसस क्राइस्ट की बात करें या फिर महात्मा बुद्ध की बात करें या भगवान राम की बात करें, तो ये लोग क्या है? इंसान ही थे, राइट? इंसान होते हुए भी इन्होंने क्या करा? इन्होंने अपने अंदर ध्यान केंद्रित किया, यानी मेडिटेशन किया। मेडिटेशन के थ्रू ये अपनी पीक पावर्स तक पहुँच पाए और ये इस रियलिटी को समझ पाए। रियलिटी किस चीज़ को? देखो, आज हम क्या करते हैं? हम पैसा कमाते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं। हमें ये लगता है कि बहुत सारा पैसा कमाना हमारा मेन गोल है। हम उसके लिए अपनी हेल्थ भी खराब कर लेते हैं। एक दिन हम उस सारे पैसे को छोड़ के मर जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं मरने के बाद? हमारा जो एंड गोल है वो क्या है? क्या हमारी ज़िंदगी में पैसा इकट्ठा करना एक गोल था? क्या हम उस पैसे को यूज़ कर पाए? राइट? तो ये हर धर्म में ये चीज़ बताई जाती है कि हमें मॉडरेशन में लाइफ जीनी है। जो हमारे आस-पास है, ये सब मोह माया है, ये हमें जकड़ के रखती है। फिर क्या है? दुखों का कारण। चाहे हम महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी ले लें, चाहे गुरु नानक देव जी की, वो क्या कहते हैं कि ये जो संसार है दुखों का घर है। क्यों है? क्योंकि हम मोह माया के कारण एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो किसी की भी डेथ होती है तो हम बहुत दुखी होते हैं, हमें लगता है कि जीवन खराब हो गया, राइट? क्योंकि हम जीवन को सच्चाई नहीं देखना चाहते। हमें ये सच पता है कि एक दिन सब लोग मर जाएंगे, राइट? हमें ये सच पता है, बट स्टिल हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो इसी तरह से इस केव के माध्यम से प्लेटो हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जो ये दुनिया में हमें दिखाई दे रहा है, जिसके पीछे हम हर टाइम भाग रहे हैं, वो सच नहीं है, बल्कि इस दुनिया के बाहर एक बहुत ही सुंदर दुनिया है, एक सच की दुनिया है जिसमें इल्यूजन्स नहीं है। और वो दुनिया हमें सिर्फ एक फिलोसोफर ही दिखा सकता है। जैसे कि गुरु नानक देव जी भी एक फिलोसोफर थे, राइट? महात्मा बुद्ध भी एक फिलोसोफर थे, श्री कृष्ण, श्री राम, ये सारे भी एक फिलोसोफर्स थे। तो वो ही हमें उस रियल दुनिया के दर्शन करा सकते हैं, राइट? तो ये चीज इन्होंने अपने एलेगरी ऑफ केव के थ्रू हमें समझाई। इस डॉक्यूमेंट में मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन की है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है? आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि फिलॉसफी जो एलेगरी ऑफ केव है क्या, राइट? सो
अब ये फिलोसोफर क्या करता है, जब इसे रियल दुनिया के दर्शन होते हैं तो ये वापस से केव में आता है और जो लोग बंधे हुए हैं उनको कहता है कि जो ये तुम देख रहे हो ये इल्यूजन है, रियल दुनिया कुछ और है, वो बहुत सुंदर है, चलो वहां चलते हैं। बट उस फिलोसोफर की कोई बात सुनता नहीं, जैसे सॉक्रेट्स की किसी ने नहीं सुनी। सॉक्रेट्स बताते रहे लोगों को कि सच क्या है, दुनिया का असल सच क्या है, जो आप लोग कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। बट लोगों ने कहा कि नहीं, जो दिख रहा है वो ही सच है और ये इंसान हमें गलत रास्ते पर ले जाएगा, इसीलिए वो उसको मार देते हैं। राइट। सो बहुत ही कम फिलोसोफर्स हैं जिनकी बातों को सुना जाता है, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, स्वामी दयानंद हो गए, इंडिया में अगर बात करें तो ये लोग कौन है, ये फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने इस दुनिया की रियलिटी को पहचान लिया था और इन्होंने अपने बुक्स के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू लोगों को ये बताना शुरू किया कि भैया ये जो तुम इस दुनिया को सच समझ रहे हो ना, ये सच नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। अब बारी आती है हम इसके ऊपर आते हैं दोबारा, प्लेटो के ऊपर। प्लेटो क्या कहते हैं कि जो आर्टिस्ट्स हैं, जो पोएट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो हमें इमेजिनेशन के थ्रू गलत चीजें दिखा रहे हैं। ठीक है, जो हम पोएट्री में पढ़ते हैं वो सच नहीं है, बट वो इतनी अट्रैक्टिव होती है, यानी कि हम जैसे कोई मूवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि हमें वो सच लगने लगता है। तो ये कह रहे हैं कि एक फिलोसोफर का काम क्या होता है, इग्नोरेंट लोगों को सच के दर्शन कराना, रियलिटी दिखाना। राइट। सो ये है एलिगरी ऑफ केव, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। थियोरी ऑफ फॉर्म्स, सारे क्वेश्चंस मैंने अब इस डॉक्यूमेंट के लास्ट में लिखे हैं। थियोरी ऑफ फॉर्म्स क्या है, जैसे कि थियोरी ऑफ केव थी, एलेगरी ऑफ केव थी, इसी तरह से थियोरी ऑफ फॉर्म्स है। वो कहते हैं कि ये दुनिया ना दो फॉर्म्स में है, फिजिकल रियल्म और स्पिरिचुअल रियल्म। फिजिकल रियल्म क्या है, जो हमें दिखता है, और स्पिरिचुअल रियल्म क्या है, जो हमें दिखाई नहीं देता। राइट। सो फिजिकल रियल्म और स्पिरिचुअल रियल्म को समझना जरूरी है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। फिजिकल रियल्म क्या है, जो भी चीजें आपको अपने आसपास दिख रही हैं वो फिजिकल रियल्म है। कोई चेयर दिख रही है, टेबल, बोर्ड, अगर आपको पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स, कुछ भी दिख रहा है, वो कहता है कि वो फिजिकल रियल्म है और वो इम्परफेक्ट है। वो इम्परफेक्ट क्यों है हम आगे समझेंगे। तो वो कहता है कि जो भी हम देखते हैं हमें लगता है कि वो परफेक्ट है। अगर आपके रूम में कोई चेयर है, बेड है, आपको लगेगा कि ये परफेक्ट है ना, सही तो है, पूरी प्रॉपर शेप है। बट वो कहता है कि वो सिर्फ एक शेडो है। किस चीज की शेडो, हमारे दिमाग में एक बेड का कॉन्सेप्ट है। राइट। हमने जब किसी एक कारपेंटर ने उस बेड को बनाया होगा, पहले उसके दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि हाँ बेड ऐसे ऐसे होता है, फिर उसने उस बेड को बनाया। राइट। वो जो बेड बना वो क्या है, इम्परफेक्ट है, वो कॉपी है किस चीज की, उसके दिमाग में जो बेड है। राइट। तो वो क्या कह रहा है कि जो फिजिकल रियल में चीजें हैं वो मेयर कॉपी है। किस चीज की कॉपी है, हमारे दिमाग में जो है, जो आइडियाज हैं उनकी कॉपी है। सो स्पिरिचुअल रियलम को पहले देखते हैं, उसके बाद हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो कहता है कि स्पिरिचुअल रियलम एग्जिस्ट बियॉन्ड द फिजिकल रियलम। उसको देखा नहीं जा सकता वो, बट वो एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, वो हमारे आइडियाज में, हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है और वो परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है, क्योंकि वो, उसकी कोई शेप नहीं है। गाइस बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। जैसे गॉड की अगर हम बात करें, गॉड परफेक्ट है बट क्या उसकी कोई शेप है, नहीं। जो हम शेप बनाते हैं, हम क्या करते हैं, राम की मूर्ति बना दी, वो क्या हो गया, इम्परफेक्ट हो गया। वो उस अनशेप चीज की पिक्चर हमने बना दी जिसको वो कवर कर ही नहीं सकता पूरा। एक भगवान राम की मूर्ति या एक भगवान कृष्ण की मूर्ति कभी भी, जो रियल में उनका इमेज है, जो रियल में वो है, उसको कभी भी वो कवर कर ही नहीं पाएगा। तो वो कहता है कि जो फिजिकल रियल में है वो मेयर कॉपी है, मेयर इमेजिनेशन है। वो कभी भी जो रियल चीज है उसके बराबर पहुंच ही नहीं सकता। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है चेयर का। ठीक है, चेयर का एग्जाम्पल इन्होंने अपने उसमें लिया है फिजिकल रियल्म के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि उन्होंने किस चीज का एग्जाम्पल लिया है फिजिकल रियल्म को समझाने के लिए और स्पिरिचुअल रियल्म को समझाने के लिए। तो वो क्या कहते हैं, जैसे मैंने बेड का एग्जाम्पल लिया, इसी तरह से इन्होंने चेयर का लिया।
वो कहते हैं कि जो चेयर है वो हमारे माइंड में आई पहले। वो कहाँ से माइंड में आई? वो एक गॉड की इंस्पिरेशन से हमारे माइंड में आई, ठीक है। फिर हमने एक चेयर बनाई। अब 4 लोग इस क्लास में हैं, अगर चारों को मैं कहूँ कि आप लोग एक कारपेंटर की शॉप पे जाके उसको एक चेयर समझाओ और एक चेयर लेके आओ, चारों की चेयर्स अलग होंगी, होंगी कि नहीं? क्या सेम चेयर बनवाई जा सकती है? नहीं। अगर पिक्चर दिखाई जाए तो बनवाई जा सकती है, बट अगर आप अपने माइंड की चेयर एक्सप्लेन करोगे तो जो कारपेंटर है वो उसमें अपनी इमेजिनेशन लगा के एक चेयर बनाएगा जो कि उस चेयर से बिल्कुल अलग होगी जो आपके माइंड में है, ठीक है। तो इन्होंने चेयर का एग्जांपल दिया है। हम एक और चीज से समझते हैं। मैं आपको कहती हूँ कि आप ग्रीन इमेजिन करो। क्या आप ग्रीन इमेजिन कर सकते हो? गाइज यू हैव टू रिप्लाई। क्या आप लोग ग्रीन इमेजिन कर सकते हो? अगर मैं आपको कहूंगी ग्रीन इमेजिन करो तो आपके दिमाग में क्या ग्रीन आया? Ma'am, green colors like greenery, I plants. प्लांट्स आए। और किसी के दिमाग में? हो सकता है किसी के दिमाग में ग्रीन कलर का कप आ जाए, हो सकता है किसी के दिमाग में ग्रीन कलर की ड्रेस आ जाए, राइट। बट क्या आप ग्रीन को सोच सकते हो? ग्रीन क्या है? ग्रीन को कभी भी सोचा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, राइट। ग्रीन अगर हम तभी समझा सकते हैं किसी को जब हम उसे किसी फिजिकल चीज के साथ जोड़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि ग्रीन कलर का कप, इसमें ग्रीन कहाँ पे हुआ? उसका कलर ग्रीन हुआ, किसका? कप का। तो प्लेटो कहना चाह रहे हैं जो ग्रीननेस है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट वो एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, हमारे आइडियाज में, ठीक है। और जो ग्रीननेस हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है वो परफेक्ट है, वो शेपलेस है, गॉड की तरह वो भी शेपलेस है। वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो स्पिरिचुअल रियल्म है। बट अगर मैं कहूँ ग्रीन कलर का कप, ग्रीन कलर की ड्रेस, ग्रीनरी प्लांट्स, तो वो क्या है? वो फिजिकल रियल्म है। यानी कि प्लेटो का कहना है कि जो स्पिरिचुअल रियल्म है उसको कोई टच भी नहीं कर सकता और वो परफेक्ट है। वो एग्जिस्ट भी नहीं करता, स्टिल वो एग्जिस्ट करता है, राइट। ये भगवान की तरह है। जैसे भगवान है, हम कहते हैं हर जगह है, ग्रीन भी हर जगह है, राइट। बट उसे कोई देख नहीं सकता, उसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, राइट। तो ये है इनका कॉन्सेप्ट फॉर्म्स का, ठीक है। तो जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, अगर मैं आपको कहूँ कि एक स्क्वायर शेप बनाओ, स्क्वायर शेप अपनी नोटबुक में बनाओ, तो शर्त लगा के मान लो चारों लोग आप स्क्वायर बनाओगे बट चारों का स्क्वायर अलग दिखेगा। स्क्वायर तो एक ही है ना जिसमें 4 लाइन होती हैं, चारों बराबर होती हैं, राइट। सो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या है? स्पिरिचुअल रियल्म है। बट जब आपने स्क्वायर ड्रॉ करा, किसी का 5 सेंटीमीटर का चारों लाइंस होगा, किसी का 3 सेंटीमीटर का होगा, किसी का बहुत बड़ा होगा, किसी का बहुत छोटा होगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो स्क्वायर आप ड्रॉ करोगे दैट इज इम्परफेक्ट, दैट इज फिजिकल रियल्म। बट जो कॉन्सेप्ट है माइंड के अंदर वो क्या है? वो रियल है, वो स्पिरिचुअल है, ठीक है। वो परफेक्ट है। उसके लिए हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि परफेक्ट है या नहीं, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट समझाया। 2 फॉर्म्स हैं, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल जिसे हम देख सकते हैं, स्पिरिचुअल जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। इसको हम मिमाइसिस के साथ भी जोड़ सकते हैं। एक थियोरी इन्होंने दी है, थियोरी ऑफ मिमाइसिस। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? ऑल द अर्थली थिंग्स आर कॉपीज, ऑल द अर्थली थिंग्स आर कॉपीज। किस चीज की कॉपीज? जो हमारे माइंड में स्पिरिचुअल रियल्म की कॉपी है हर चीज। चाहे आप बेंच ले लो, चेयर ले लो, कोई भी चीज है वो कॉपी है। और आर्ट क्या है? आर्ट है कॉपी ऑफ कॉपी, कॉपी ऑफ कॉपी। कैसे? मैंने एक चेयर सोची, मैंने उस चेयर को कारपेंटर से बनवा लिया, दूसरी कॉपी हो गई वो। तीसरी कॉपी क्या है? अगर एक आर्टिस्ट उस चेयर को देख के डिजाइन कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, तो क्या हो गया? कॉपी ऑफ कॉपी। यानी कि थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। यानी कि रियलिटी कहाँ है? हमारे माइंड में है। जो पेंटिंग बनी वो क्या है? तीसरी कॉपी है, ठीक है।
पहली कॉपी, दूसरी कॉपी, वो तीसरी कॉपी है। ठीक है जी। सो अब इसी तरह से रियल्म के बाद या मिमेसिस के बाद हम बात करें तो उन्होंने पोएट्री के ऊपर अपने व्यूज दिए हैं प्लेटो ने। वो क्या कहते हैं पोएट्री के बारे में, वो 4 चीजें कहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, अब फिर ये इंपॉर्टेंट है चारों कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब हम अरिस्टोटल को पढ़ेंगे, अरिस्टोटल ने इन चारों पॉइंट्स को डिफेंड करा है अपने वर्क्स में। पहला वो कहते हैं कि आर्ट इज मेयर इमिटेशन, देयरफॉर इट्स डिसेप्टिव। ठीक है, आर्ट क्या है, इमिटेशन है, इसीलिए वो डिसेप्टिव है। डिसेप्टिव क्या होता है, जो हमें छले, जो हमें भ्रम, हमारे अंदर भ्रम पैदा करे। तो वो आर्ट किसको कह रहे हैं, आर्ट में सारा कुछ आ गया, पेंटिंग आ गई, पोइट्री आ गई, ड्रामा आ गया। तो वो क्या कह रहे हैं कि आर्ट सिर्फ इमिटेशन है, किस चीज की, रियल जो रियल्म है हमारा, स्पिरिचुअल रियल्म है, उससे हमने कॉपी किया। जैसे मैंने चेयर का एग्जांपल दिया था, सेम चेयर का एग्जांपल इन्होंने इस चीज को समझाने के लिए लिया है कि एक आर्टिस्ट है जो चेयर को कॉपी करेगा। वो चेयर कहाँ से कॉपी होके आई है, वो हमारे माइंड से, और हमारे माइंड में भी कहाँ से आई है, वो गॉड के आइडियाज को हमने कॉपी किया है। तो ये एक उन्होंने कहा है कि पोइट्री इसलिए अच्छी नहीं है कि वो सिर्फ इमिटेशन है, वो रियल तो है ही नहीं, इसीलिए वो भ्रम पैदा करती है। दूसरा है, इट एनकरेजेस पैशन एंड लेट पैशन रूल इंटेलेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका, कि ये हमें, हमारे अंदर पैशन को एनकरेज करती है, और उस पैशन की वजह से हमारा जो इंटेलेक्ट है वो दब के रह जाता है। हम अपनी जो इंटेलेक्चुअल चीजें हैं उसको खो देते हैं, और हम इमोशन में बह जाते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी कोई मूवी देखी है, तारे जमीन पर, या कोई भी मूवी देखी है, कई बार आपने देखा है कि आप रोने लग जाते हैं, राइट। अगर आप लोग उन लोगों में से हैं, जैसे मैं भी हूँ, मूवीज देख के मेरे को रोना आ जाता है, तो हमने क्या करा, हमने ये चीज भुला दी अपने दिमाग में कि वो सिर्फ एक मूवी है, वो सिर्फ एक कहानी है, वो सच नहीं है। बट हमारे अंदर एक पैशन क्रिएट हुआ, इमोशन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से हमारा इंटेलेक्ट खत्म हो गया। तो वो कह रहा है कि, लेटो कह रहे हैं कि जो हमारी पोइट्री है या आर्ट है, वो हमारे अंदर इंटेलेक्ट को खत्म करके पैशन को जन्म देती है। ठीक है, वो हमारा लॉजिकल थिंकिंग खत्म कर देती है। और जो पोइट्री है, वो कहता है कि इज नॉट अ क्राफ्ट दैट कुड बी प्रैक्टिस्ड। वो कहता है कि जो पोइट्री है, अच्छा मैं ये चीज सोचती थी कि लोग ना इतनी सारी पोएम्स लिखते हैं, क्या मैं पोइट्री कभी सीख सकती हूँ। तब मुझे लगा कि पोइट्री सीखी थोड़ी जा सकती है, वो तो अपने आप ही आती है। जो पोएट है वो बचपन से ही शायद पोएट है, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोर्स होता होगा या आप एक अच्छे पोएट बन सकते होंगे। तो यही चीज प्लेटो कह रहे हैं कि पोएट्री को सीखा नहीं जा सकता, वो तो डिवाइन इंस्पिरेशन से आती है। जो लोग सॉन्ग्स लिखते हैं, जो लोग पोएम्स लिखते हैं, और जो फेमस भी होती हैं, वो क्या है, डिवाइन इंस्पिरेशन है। तो अब वो कहता है कि देखो, पोएट्री तो डिवाइन इंस्पिरेशन है, इसका मतलब तो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट वो अच्छी क्यों नहीं है। वो कहता है कि बहुत सारे पोएट्स हैं जिनके अंदर ये डिवाइन इंस्पिरेशन है, बट वो इमोरल आइडियाज के ऊपर पोएट्री लिखते हैं। ठीक है, इमोरल आइडियाज के ऊपर पोएट्री लिखने के बाद जो भी उसको पढ़ता है उसको सच मानता है, उसको अच्छा मानता है। तो वो कहता है कि जब हमने किसी चीज को ये कह दिया कि वो डिवाइन इंस्पिरेशन है और उसमें इमोरालिटी आ गई, तो वो क्या हो गई, खतरनाक हो गई। लोग तो उसके अंदर विश्वास करेंगे, बट वो सोसाइटी को करप्ट कर देगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो पोइट्री है या आर्ट है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि ये हमें डेविएट करती है मोरालिटी से, हमारे अंदर इमोरालिटी लाती है। इमोरालिटी कैसे, जैसे आज की मूवीज का हम देखें, वो क्या हो रहा है आजकल की मूवीज में, आजकल की मूवीज में हर जगह सेक्स सीन आते हैं, या फिर ड्रिंक करते हुए लोग दिखते हैं, नशे करते हुए लोग दिखते हैं। अब ये क्या है, इमोरालिटी है, राइट। तो धीरे धीरे उस टाइम पे भी, एथेंस में भी बुरी चीजें पोएट्री में आने लगी थी, इसीलिए उन्होंने कहा दैट पोएट्री इज नॉट गुड। बट हम क्या करते हैं, उस चीज को जनरलाइज कर देते हैं। प्लेटो ने उस टाइम पे जो कहा, एक सिचुएशन के तहत कहा, बट उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको जनरलाइज कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि पोएट्री अच्छी नहीं है। तभी क्रिटिसिज्म का जन्म हुआ, लोगों ने फिर उसे डिफेंड करना शुरू किया। कुछ लोगों ने प्लेटो को फॉलो करना शुरू किया, कुछ लोगों ने फिर पोएट्री को डिफेंड करना शुरू किया। तीसरा पॉइंट वो कहते हैं कि पोएट्री एंड ऑल अदर आर्ट इज यूजलेस, कि पोएट्री पढ़ के क्या फायदा, इससे अच्छा तो हिस्ट्री पढ़ लो, फिलोसफी पढ़ लो, उससे आपको कुछ तो समझ आएगा। आपने एक फिक्शनल नॉवल पढ़ा, उससे आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होगी। सिर्फ एक छोटा सा कमर्शियल पर्पस है कि जिसने नॉवल लिखा उसके नॉवल बिकेंगे, उसके पास पैसा आएगा, बट
दूसरा क्या बेनिफिट है? वो कहता है कि जो फ़िक्शनल नॉवल है, उसको पढ़ने के बाद फ़िक्शनल कोई पोएम पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, राइट? बट देखो ये चीज़ में तो हम भी बिलीव नहीं करते, हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं। हम भी मानते हैं कि जो नॉवेल्स हैं, जो पोएट्री है, वो कहीं न कहीं सोसाइटी में एक वैल्यू ऐड करती है। वो जब हम एरिस्टोटल को पढ़ेंगे तो इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा कि पोएट्री यूज़लेस है कि नहीं। तो ये कहते हैं कि पोएट्री यूज़लेस है, आर्ट यूज़लेस है। आर्ट लीड्स टू इमोरालिटी। आर्ट हमें इमोरालिटी की तरफ ही लीड करती है। इमिटेशन है, इमोरल है, ठीक है, यूजलेस है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं उन्होंने दिए हैं कि क्यों हमें आर्ट को, क्यों हमें कंडेम कर देना चाहिए पोइट्स को। सो अगर हम रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक में ही उन्होंने ये लिखा है कि मैं अपनी आइडियल स्टेट मतलब जो आइडियल एक कंट्री होती है उसमें से पोएट्स को बैनिश करना चाहता हूँ कि मेरी कंट्री में एक भी पोएट नहीं होना चाहिए, एक भी आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए। उसमें हिस्टोरियंस हों, फिलोसोफर्स हों, तभी वो कंट्री प्रॉस्परस हो सकती है। तो ये बैनिश करते हैं पोएट्स को, ठीक है? उसके बाद ये सारे क्वेश्चन्स हैं जो मैंने इसमें मेंशन किए हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है? जो आज तक आए हैं प्लेटो के ऊपर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। 3-4 क्वेश्चन आए हैं और यही बार-बार रिपीट भी हुए हैं। तो ये आप एक आइडिया यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ